हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष पाल और आप सबका स्वागत है स्टडी वेव यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ध्वनि चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज़ को और साथ में जानेंगे इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व, पिच या तीक्ष्णता यानी श्रिलनेस का निर्धारण ध्वनि के वेग से होता है, ऑप्शन ए है। दूसरा ऑप्शन है कि आयाम से ज्ञात होता है, कि आवृत्ति से होता है, और ऑप्शन डी है कि प्रबलता से होता है। तो देखिए, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बेसिकली क्या है कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे कि जब हम इस तरह से एक तरंग को बनाते हैं तो ये यहाँ से जब ये जीरो पोजीशन चालू होता है तो ये होता है श्रृंग और ये वाला होता है गर्त। तो देखिए, यहाँ से जब स्टार्ट होता है ये वाला, जहाँ पे इसको एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। और ये जब एक कंप्लीट साइकिल होता है, ऐसे एक सेकंड में जितने साइकिल होते हैं उसको हम बोलते हैं ये इतने साइकिल हुए, और उसकी हम गणना करते हैं हर्ट्ज़ में। यानी अगर मैं बोलूँ 50 हर्ट्ज़, यानी कि इसका मतलब है एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट हुए। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पे निर्भर करता है। तो देखिए, ध्वनि का तारत्व या पिच जो होता है, ध्वनि का जो तारत्व पिच जो होता है उसकी आवृत्ति पे निर्भर करता है। जितनी अधिक आवृत्ति होगी, यानी नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकेंड जितने ज़्यादा होंगे, उसका तारत्व या पिच उतना अधिक होगा, जिसके वजह से तारत्व अधिक होने के वजह से आवाज़ तीक्ष्ण हो जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि आवाज़ श्रिल हो गई है। और तारत्व कम होगा तो आवाज़ मोटी हो जाएगी, यानी कि आवाज़ ग्रेव हो जाएगी। तो जो तारत्व है वो आवृत्ति से, जो उसका निर्धारण, ध्वनि का निर्धारण होता है, उसकी आवृत्ति से होता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर तीक्ष्ण होने के कारण उसकी उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, निम्न आवृत्ति है या कमजोर वाक तंतु है। तो देखिए, औरतों की आवाज़ जो होती है तीक्ष्ण मतलब काफ़ी पतली सी आती है, श्रिल वॉइस आती है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो इसका कारण है उच्च आवृत्ति का होना। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जिनकी भी आवाज़ पतली होती है या आवाज़ सुनने पे एक तीक्ष्णता होती है या कर्कश आवाज़ लगती है, उन सब की आवाज़ का आवृत्ति बढ़ी हुई होती है। आवृत्ति बढ़ना ही साउंड के केस में ये पिच कहलाता है। जिनका पिच ज़्यादा होता है वो उनकी आवाज़ तीक्ष्ण आती है। ठीक है, तो इससे आपको देखिए और भी क्वेश्चन आएंगे कि जैसे कि आप देखिएगा कि लड़कियों की जो आवाज़ होती है या मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है, तो ये जो आवाज़ होती है, इनका आवाज़ का कर्कशपन होना का कारण है उच्च आवृत्ति, यानी इनका पिच का अधिक होना। क्वेश्चन थर्ड है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं, आवृत्ति से करते हैं, तरंगदैर्घ्य से करते हैं या वेग से करते हैं। तो जो ध्वनि की प्रबलता है, ठीक है, जो उसकी प्रबलता होगी उसका जो निर्धारण किया जाएगा वो आयाम से करते हैं। ठीक है, तो देखिए आयाम से क्या करते हैं और आयाम का क्या मतलब होता है। अगर मैं फिर से एक तरंगदैर्घ्य बनाऊं तो देखिए, अगर यहाँ पे इस तरह से वेव चल रही है तो किसी वेव का अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही उसका आयाम कहलाता है, या कि उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड को ही हम क्या बोलेंगे, आयाम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और इसके कारण जितना आयाम अधिक होगा मतलब एनर्जी अधिक होगी, और आयाम अधिक होने के कारण ध्वनि की प्रबलता अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ध्वनि का अधिकतम वेग कहाँ होता है। तो देखिए, ध्वनि का अधिकतम वेग जो होता है, हम देखेंगे यहाँ पे ध्वनि कैसी तरंग है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है। इस बात को आप समझ लीजिए, एक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो अनुदैर्घ्य तरंग है, वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। कहाँ कर चल सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब यहाँ पर देखिए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी कहाँ पर, तो देखिए सबसे ज़्यादा इसका होता है सॉलिड में, सबसे ज़्यादा ये तेज़ी से गमन करती है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ वायु में कितनी स्पीड होती है, तो ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगर जल में बात करेंगे तो याद रखिएगा 1493 मीटर पर सेकेंड ये इसका वेग होता है। लेकिन अगर मैं इसका बात करूं सॉलिड में, यानी सॉलिड की बात करें यानी ठोस में, तो ठोस में देखिए जो लोहा होता है उसमें लोहे में इसका जो होता है 5960 मीटर पर सेकेंड इसका वेग होता है। तो इन सबसे ज़्यादा होता है, तो हम बोलेंगे कि इस्पात में इसका जो वेग है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, वेग तीव्रता पर, तरंग दैर्ध्य पर, स्वरूप पर, तरंग दैर्ध्य पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्वनि का जो वेग है, देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि का जो वेग है वो निर्भर करता है उसके तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है, तरंग दैर्ध्य पर उस पर निर्भर करता है। अब देखिए तरंग दैर्ध्य क्या चीज़ होती है, तो समझ लीजिए कि ये ऐसा, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये श्रृंग है और ये श्रृंग है, तो दो श्रृंग के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए कि एक सेकेंड में जो तरंग दैर्ध्य है जितनी दूरी तय करेगी वो ध्वनि का वेग कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा तरंग दैर्ध्य पर, इसका वेग निर्भर करेगा तरंग दैर्ध्य पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता या उसको सुनेगा तो उसको जो होगा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी, वो है 95, और ये 95 जो होगा ये आएगा आपका डेसिबल में, ठीक है, डीबी में आएगा। तो एक चीज़ और समझिए कि कई पेपर में 85 से 90 भी दिया रहता है, कई जगह पे 90 से 95, तो हमको यहाँ पे रेंज देखना है, ठीक है। तो रेंज के अकॉर्डिंग अभी ये राइट ऑप्शन है, यानी 95 डेसिबल जो होगी उसके ऊपर हम सुन नहीं सकते। सुन तो सकते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं सुन सकते, और अगर सुनेंगे तो हमारे कान के पर्दे इसके वजह से डैमेज होंगे और हमारी श्रवण शक्ति यानी हियरिंग कैपेसिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और हम यहाँ से हम देखेंगे कि आपको कुछ समय बाद सुनाई भी नहीं देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। ऑप्शन बी है ध्वनि तरंग के विस्तार के मापन के लिए किया जाता है, या भूकंप की तरंगों के रिकॉर्ड के लिए किया जाता है, या ऑप्शन डी है वायुमंडल में वायु के घनत्व के रिकॉर्ड के लिए किया जाता है। तो देखिए इको साउंडिंग जो है सागर की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे जब हम इको साउंडिंग में क्या करेंगे कि जब हम यहाँ पर गहराई मापना है तो जब हम साउंड वेव भेजेंगे तो ये सरफेस से टकराएगी, और सरफेस से टकरा के वापस आएगी, तो फिर हम इसको फिर से गेन कर लेंगे, यानी फिर से कैप्चर करेंगे, और फिर हम इसको कैलकुलेट करके हम बता देंगे कि हमने जिस जगह पे साउंड वेव भेजी थी उसकी गहराई क्या है, उसकी डेप्थ क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो अभी ही हम बात कर चुके हैं कि डेसिबल में होता है, ठीक है, पास्कल में, प्रकाश वर्ष में, या खगोलीय इकाई। तो ये देखिए यहाँ पे ध्वनि का जो यहाँ पे शोरगुल का मात्रक है वो है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वर यंत्र वायु में 1 सेकेंड में 256 बार दोलन करता है, ठीक है, और ध्वनि का वेग है 330 मीटर पर सेकेंड, तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य है। सिंपल सी बात है कि ध्वनि का वेग क्या होता है, मैंने अब भी बताया था कि तरंग दैर्ध्य, सिंपल समझो एक बार कि तरंग दैर्ध्य क्या, दो श्रृंग के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी। अगर तरंग दैर्ध्य 1 सेकंड में जितना दूर ट्रैवल करेगी वो उसका वेग कहलाएगा। तो जितने दूर ट्रैवल करेगी, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, तो ये बनेगा v, यानी इसका जो ध्वनि का वेग है v बराबर से होगा तरंग दैर्ध्य, यहाँ पे होगा साइकिल कौन सा, और ये साइकिल हो जाएगा जितना साइकिल के कंप्लीट किया है उसने, और ये हो जाएगा इसका ये आवृत्ति, ये n जो है ये n है आवृत्ति, ठीक है, और ये लैम्डा क्या है, लैम्डा को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तो फॉर्मूला क्या हुआ, v बराबर से n लैम्डा, लैम्डा है तरंग दैर्ध्य और यहाँ पे n है आवृत्ति और v है, तो बस फॉर्मूले में मान रख देना, हमको चाहिए यहाँ पे बेसिक क्लास लैम्डा, तो v अपॉन में n, तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा 330, यहाँ पे देखिए 330 बटे में 256, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करके आंसर जो आएगा 1.29 मीटर इसका राइट आंसर है। तो देखिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला समझिएगा कि v यानी कि जो ध्वनि का वेग होगा वो कैसे निर्धारित करेंगे अपन, तो जो उसकी आवृत्ति होगी और उसका गुणा काय से लगाएंगे, तरंग दैर्ध्य, यानी तरंग दैर्ध्य से लैम्डा से। तो ये फॉर्मूला बस आपको जो निकालना है वो निकाल सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10वां है, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण है परावर्तन, डॉपलर प्रभाव, अपवर्तन, और इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर जो है वो डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के कारण क्या होता है कि जब भी देखिए कोई भी अगर सोर्स से साउंड निकलता है तो उसमें यहाँ पर देखिए कि जब भी निकलता है तो यहाँ पर इसकी जो आवृत्ति है वो बढ़ती हुई प्रतीत होगी। कब, देखिए
सिंपल समझो कि यहाँ पे अगर आप खड़े हो और यहाँ से कोई एम्बुलेंस या ट्रेन या बाइक आ रही होगी तो आपको जो हॉर्न बजता है तो जब तक वो आपके कान के पास आता है आपको बहुत तीखा सुनाई देता है, और आगे जैसे ही जाता है तो उसकी आवाज़ बदलती हुई प्रतीत हो जाती है। तो ये जो आवाज़ जो आपको बहुत तीक्ष्ण जो सुनाई दी है या बदली हुई सुनाई दी है, इसका एक ही कारण है, वो है डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव के कारण ये होता है। ठीक, अब देखिए डॉपलर प्रभाव के कारण हम दो चीज़, यहाँ से हमने अंतरिक्ष में जो हमारा बिग बैंग हुआ है उसका भी प्रभाव का जो बिग बैंग की खोज की है वो भी डॉपलर प्रभाव के द्वारा ही हम बता पाते हैं कि जो सौर मंडल में गैलेक्सी हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है, ये भी डॉपलर प्रभाव के कारण पता होता है। और ध्वनि के केस में अगर हम देखें तो ध्वनि के केस में हम बता सकते हैं कि कोई वस्तु अगर तीक्ष्ण है तो वो स्रोत के पास, जो स्रोत है ध्वनि का और जो श्रोता है वो श्रोता के पास आ रहा है ध्वनि का सोर्स, और अगर दूर जा रहा है ध्वनि का सोर्स तो वो हमको ऐसा पता लगता है कि उसकी आवाज़ कुछ मोटी सी हो गई है। चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। ठीक है, तो चलिए वायु में ध्वनि का क्या वेग होता है, तो हम सबको पता है कि वायु में 332 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय सुनाई नहीं पड़ता जबकि ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है। ठीक है, या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा है, या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक व स्रोत की सीधे रेखा के लंबवत गमन करता है, या ध्वनि का स्रोत अति उच्च आवृत्ति की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। तो देखिए ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक, इसका ऑप्शन होगा ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक व स्रोत की सीध रेखा के लंबवत गमन करता है। अगर इस केस में हुआ तो ध्वनि तो जो होगा उस समय क्या होगा कि उस समय ध्वनि डॉपलर प्रभाव के कारण उस समय ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके आयाम से है, प्रबलता से है, या कि तारत्व से है, या गुणता से है। तो आवृत्ति का संबंध तारत्व से, हमने बताया कि जो पिच है, याद रखिएगा पिच जो होगी वो जो पिच यानी तारत्व है वो फ्रीक्वेंसी पे आपके पिच जो है वो आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, आवृत्ति पे निर्भर करता है, और जो उसका जो मतलब लाउडनेस होगी वो उसके आयाम पर निर्भर करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसका देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है। अभी मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ कि ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि तरंगे हैं। तो देखिए ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। तो सिंपल है कि इसका वेग जो होगा वो ठोस धातु में सर्वाधिक होगा, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकती है क्योंकि देखिए चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो 1 लाख हर्ट्ज होता है, यानी कि देखिए ध्वनि तरंग 3 प्रकार की होती है। अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी के आधार पर देखिए तो 20 से 20,000 हर्ट्ज इसको ऑडिबल बोलते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगे। तो जब हम पराश्रव्य तरंग की बात करते हैं तो चमगादड़ एक ऐसा जीव होता है जो 1 लाख हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देता है, और जिसके कारण क्या होता है कि वो किसी से टकराता है साउंड, और टकरा के वो वापस जैसे ही आता है तो उसको चमगादड़ सेंस कर लेता है। आपको पता होना चाहिए कि जो चमगादड़ होता है वो एक ऐसा जीव है जिसकी आंखें नहीं होती है, वो सिर्फ तरंगों को भेजता है और वो रिफ्लेक्टेड तरंगों को सेंस करता है और उसी के हिसाब से अपना मूवमेंट करता है। तो देखिए इस मूवमेंट के कारण जो होता है वो चल पाता है। तो देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है वो इसमें इनकी हेल्प करती है। तो यहाँ पर देखिए कि वह अपने द्वारा उत्पन्न पराश्रय तरंग की सहायता से अपना मार्गदर्शन करते हैं, यानी वो अपना मार्ग पे जब चलते हैं तो उसका कारण है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो सायरन की सामान्य तारत्व यानी तीक्ष्णता के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारत्व क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कम होगा, एक समान होगा, अधिक होगा, या गाड़ी की गति के अनुसार अधिक होगा। तो देखिए एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है,
तो देखिए जैसे दूर जाएगी साउंड कम आएगा, इसका मतलब उसका तारत्व कैसा हो गया है, कम होते जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका तारत्व कम होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण होता है। तो सिंपल सा है, इसका आंसर है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस गुण का प्रदर्शन नहीं करती, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवण। तो देखिए सिंपल सा है, ये ध्रुवण का प्रदर्शन नहीं करती। ध्रुवण एक प्रकाश का गुण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।